वंदे मातरम जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि वंदे मातरम के बारे में उसके 150 वर्ष पूरे होने पर यह चर्चा सरकार के द्वारा क्यों प्रायोजित कराई जा रही है। एक तो यह अच्छी बात है कि देशभक्ति की भावना का विकास सबके अंदर हो, वंदे मातरम के महत्व को सारे देश के लोग समझें, नौजवान समझे, किसान समझे, मजदूर समझे, पढ़ा लिखा समझे, गैर पढ़ा लिखा समझे। यह अच्छी पहल है। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी सोच रहा था तो एक घटना मुझे याद आई मान्यवर। वो घटना थी उत्तर प्रदेश की। हमारे एक ऊर्जा मंत्री हैं माननीय मंत्री जी AK शर्मा जी, उनके सामने व्यापारी लोग पहुंचे। उन्होंने कहा 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 21 घंटे से लाइट नहीं आ रही, व्यापार बर्बाद हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, हमको गर्मी में बिजली दे दो। मंत्री जी ने कहा जय श्री राम, बजरंगबली की जय, और गाड़ी में बैठ के चले गए। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है कि आप नाकारे और निकम्मे हो जाइए और जनता को अंधेरे में रखिए, बिजली ना दीजिए? यह क्या भगवान श्री राम ने आपको कहा है? यह शिक्षा आपको भगवान श्री राम ने दी है? मान्यवर, मुझे वंदे मातरम आम आदमी पार्टी की रैलियों में, आम आदमी पार्टी की सभाओं में जब भारत माता की जय और वंदे मातरम जोर जोर से लगाए जाते हैं। किसी दिन लगाने का मन हो तो आ जाना हमारी पार्टी के कार्यक्रम में, आपसे ज्यादा तेजी के साथ वहां पर वंदे मातरम लगाएंगे। सदन में भी लगाना चाहते हो लगाओ। तो आप इन नारों के पीछे, ये नारे देशभक्ति के हैं, ये नारे देश की रक्षा के हैं, ये नारे देश को आजादी दिलाने के लिए हैं। ये नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाने के लिए नारे नहीं है, मैं कहना चाहता हूं मान्यवर। और आप क्या कर रहे हैं? आप इन नारों के पीछे अपने गुनाहों और अपराध को छिपाना चाहते हैं। वंदे मातरम का मतलब क्या है? वंदे मातरम का मतलब है मातृभूमि की वंदना। मातृभूमि की वंदना। हम मातृभूमि की वंदना करते हैं, तो आप कैसे मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं? अरे 1 रुपए में तो एक आम नहीं मिलता। आपने 1 रुपए में अडानी को 1050 एकड़ जमीन और 10 लाख आम और लीची के पेड़ दे दिए। ये मातृभूमि की वंदना है। ये आपकी मातृभूमि की वंदना है। ऑनरेबल मेंबर, आप मातृभूमि को बेचकर मातृभूमि की वंदना कर रहे हैं। ये मातृभूमि की, आज वंदे मातरम पे ही बात करूंगा सर। मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को बेच के नहीं हो सकती। मातृभूमि की वंदना रेल को बेच के नहीं हो सकती, सेल को बेचकर नहीं हो सकती, समुद्री तटों को बेचकर नहीं हो सकती, कोयला और गैस को बेच के नहीं हो सकती, हिंदुस्तान की जमीनों को बेच के नहीं हो सकती। तुम लोग मातृभूमि को बेचने वाले लोग हो, तुम मातृभूमि की वंदना करने वाले लोग नहीं हो। मान्यवर, वंदे मातरम पे ही सुनिए। आज वंदे मातरम के अलावा कुछ बोलूंगा ही नहीं। मातृभूमि की वंदना, इस मातृभूमि की वंदना में जब यहां पे लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे, मान्यवर, ऑनरेबल आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर, सर आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। जब लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, ऑथेंटिकेट इट प्लीज देन। जब लीडर, सर आई एम नॉट यील्डिंग, सर आई एम नॉट यील्डिंग। जब यहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहे थे, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, खड़गे साहब, उनके मुंह से नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, दलित शब्द निकल गया, दलित शब्द निकल गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हाउस में खड़े होकर विरोध करने लगी। दलितों से इतना चिढ़ है आपको? क्या दलित भारत माता के बच्चे नहीं? क्या पिछड़े भारत माता के बच्चे नहीं?
क्या आदिवासी भारत माता के बच्चे नहीं? अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात होगी तो आप विरोध I'll करेंगे। have to give it to LOH. आप विरोध I'll have to करोगे। give it to LOH. You are not on the topic. LOH. Just yield a minute. LOH. बहुत अच्छी बात गृह मंत्री जी भी कह के गए और लीडर ऑफ द हाउस भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी मैं बोलूं उसको ऑथेंटिकेट करूं। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं सर कि अगर मैं ऑथेंटिकेट ना करूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक एक चीज मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। अगर मैं कोई बात कह रहा हूं तो उसको ऑथेंटिकेट करूंगा। दूसरी बात, शहीद खुदीराम बोस की बात हुई सर, कल उस सदन में चर्चा हुई। हिंदुस्तान के सबसे युवा क्रांतिकारी जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, वंदे मातरम का नारा लगाया, शहीद खुदीराम बोस, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र लहड़ी, शहीद अशफाक उल्ला, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद प्रफुल्ल चाकी, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने जब फांसी के फंदे को चूमा, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। सबने वंदे मातरम का नारा लगाया। और शहीद खुदीराम बोस को अब आप याद कर रहे होंगे, मैं पिछले 31 साल से 3 दिसंबर को शहीद खुदीराम बोस की जयंती का आयोजन करता हूं। मेरी संस्था का नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है। शहीद खुदीराम बोस हिंदुस्तान के वो क्रांतिकारी थे, जब उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तो जो राख उनके अंतिम संस्कार से निकली मान्यवर, उसको बंगाल की मां तावीज बना के अपने बच्चों को पहनाती थी कि ऐसे ही बनना हिंदुस्तान के लिए क्रांतिकारी। यह इतिहास, यह हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पुरखे इस वक्त क्या कर रहे थे जब शहीद आजम भगत सिंह वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद सुखदेव वंदे मातरम लगा रहे थे, शहीद राजगुरु वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, शहीद खुदीराम बोस वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप? वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ आप। 4 लोगों का नाम बताओ आप, अपने 4 पुरखों का नाम आप बताओ। आप नहीं बता सकते क्योंकि आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं। आजादी के आंदोलन में आपका कोई इतिहास नहीं, यही आपकी कुंठा है। तो इसलिए कभी आप कहते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हैं। अरे भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था, यह रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और जब 18 महीने जेल में रखा गया आरएसएस के लोगों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के अपराध में, जब उनको छोड़ा गया, बैन हटाया गया, तो उसमें शर्त लगाई कि आप राष्ट्रीय ध्वज को मानेंगे, यानी कि आप तिरंगे झंडे को भी नहीं मानते थे। आपने 52 साल तक हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया सर, नहीं फहराया। और 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं, वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम
सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा कालखंड है जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय फिर से हमारे सामने उजागर हुए हैं। अभी अभी हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्वक मनाए हैं। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मना रहा है। और अभी अभी हमने गुरु तेग बहादुर के 350वां बलिदान दिवस भी मनाया। और आज हम वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे, और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है।
और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ा। फिर से एक बार अवसर है, आओ हम सब मिल के चले, देश को साथ लेके चले। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दादा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ।